गई क्योंकि इंडियन रॉ को कुछ इंटेलिजेंस मिली और सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हो गईं। लेकिन लश्कर ने पीछे नहीं हटा। जनवरी से नवंबर के बीच उनकी मीटिंग्स और रिहर्सल्स जारी रहीं। अंततः डिसीजन हुआ कि लेट नवंबर का महीना ठीक रहेगा क्योंकि उस समय कम विजिबिलिटी और कई लॉजिस्टिक एडवांटेजेस थे। दोनों तरफ भारत में कुछ एजेंसीज को इन संकेतों का पता चला तो लश्कर ने डेट बदलवा दी। पर जब लश्कर ने आखिरकार तय किया कि अब आखिरी प्लान कर दिया जाए तो उन्होंने सारे रिसोर्सेज जुटा लिए। फेक आईडीज, इंडियन क्लोथ्स, लोकल सिम कार्ड्स, कैश बंडल्स, जीपीएस सेट्स, सैटेलाइट फोन्स और स्मॉल वेपन्स, ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर निहित नेटवर्क्स के जरिए इकट्ठा करके कराची के आसपास भेज दी गईं। 21 नवंबर को एक आखिरी ब्रीफिंग हुई। वहां जगीर, रहमान, लखवी और कुछ बड़े लोग मौजूद थे। उन्होंने लड़कों को फाइनल इंस्ट्रक्शंस दी, अगर किसी ने देखा तो क्या कहना है, किस तरह बिहेव करना है, और सबसे डरावनी बात, जब भी बड़ी क्राउड दिखे तो किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में मत सोचना, सभी पर फायर करना। उन्होंने कहा कि अगर एनकाउंटर में कोई फॉरेनर मिले तो उन्हें स्पेशल टारगेट समझो। ये लाइंस बाद में कसाब के बयान में आईं और ये दिखा देती हैं कि उनका मकसद सिर्फ इमारतें तबाह करना नहीं था। उनका लक्ष्य था मैक्सिमम सिविलियन कैजुअल्टीज और इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाना। 22 नवंबर की सुबह लड़कों को कराची से समुद्र के रास्ते भेजा गया। उन्हें एक छोटी नाव से ट्रांसफर किया गया, फिर बड़ी नाव अल हुसैनी पर चढ़ाया गया। समुद्र में 2-3 दिन की स्ट्रैटेजी के बाद 23 नवंबर के दोपहर को उन्होंने एक छोटी इंडियन फिशिंग बोट कुबेर को हाईजैक कर लिया। उस नाव पर जो मछुआरे थे उन्हें मार दिया गया और एक नाविक अमरचंद को बंधक बनाया गया ताकि वो रास्ता दिखाता रहे। यह घटना बाद में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। समुद्री यात्रा का आखिरी पार्ट बेहद रिस्की था। आखिरकार कोस्ट गार्ड, नेवी और अदर मैरीटाइम सिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया और 26 नवंबर की रात को मुंबई को तट के पास पहुंच गए। बदवार क्षेत्र पर उतरने के बाद उन्होंने 5 टीम्स में डिवाइड होकर टैक्सी लेकर अपने टारगेट्स की ओर जाना शुरू किया। उन टारगेट्स में प्रमुख थे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी, लियोपोल्ड कैफे, ताजमहल होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। शाम के 8 बजे के आसपास ये घातक जोड़ियां अपने अपने जगहों पर पहुंची और हमला शुरू हुआ। रात के 8:30 बजे थे। मुंबई की सड़कों पर रोज की तरह हलचल थी। मरीन ड्राइव पर लोग टहल रहे थे, कोलाबा के कैफेज और होटल्स में गाने बज रहे थे और सीएसटी पर लोग ट्रेन पकड़ने की जल्दी में दौड़ रहे थे। किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ मिनटों में ये शहर जो कभी सोता नहीं था वो आज डर से पत्थर बन जाएगा। बदवार पार्क के पास एक छोटी स्पीड बोट किनारे लगी। 10 लड़के पिछले 4 दिन से समुद्र में सफर कर रहे थे। वो धीरे धीरे किनारे पर उतरे। उनके हाथों में AK-47 राइफल्स, बैग में ग्रेनेड्स और जेब में नकली आईडी कार्ड थे। हर एक ने इंडियन कपड़े पहने थे और कलाई में कलावा बांधा हुआ था ताकि कोई शक न करे। उतरते ही उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए। पहली टीम अजमल आमिर कसाब और अब्बू इस्माइल की थी जो CST स्टेशन की ओर निकली। दूसरी टीम साजिद और अब्बू उमर थी जो लियोपोल्ड कैफे की तरफ गए। तीसरी अब्बू अली और अब्बू सोहेल की जो ताज होटल की तरफ गए। चौथी अब्बू ओवैस और अब्बू अक्सा की थी जो ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल की ओर गए। 5वीं अब्बू उमर और अब्बू अक्सा की थी जो नरीमन हाउस की तरफ गए, जो एक यहूदी सांस्कृतिक केंद्र था। टैक्सियां पकड़ी गईं और सब अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ गए। हर टीम के पास एक GPS डिवाइस था जो उन्हें पहले से रिकॉर्डेड कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा था। ये कोऑर्डिनेट्स वही थे जो अमेरिका में बैठा डेविड हेडली मंथ्स पहले भेज चुका था। रात के लगभग 9:20 पर CST स्टेशन की फर्श पर पहली गोली गूंजी। अजमल और इस्माइल ने अपनी AK-47 उठाई और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग ट्रेनों के पीछे छिपने लगे, बच्चे और महिलाएं रोने लगीं और प्लेटफॉर्म पर लाशें गिरती चली गईं। मुंबई पुलिस की शुरुआती टीम तुरंत पहुंची, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने दुश्मन ऑटोमेटिक राइफल्स और ग्रेनेड्स से लैस हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में CST स्टेशन खून के तालाब में बदल गया। उस हमले में 150 से ज्यादा लोग मारे गए और कई दर्जन घायल हुए। कसाब और इस्माइल स्टेशन से निकलकर बाहर आए और एक कार हाईजैक करके कामा हॉस्पिटल की तरफ भागे। वहीं पुलिस ने उन्हें घेर लिया और शुरू हुआ एनकाउंटर।
इस एनकाउंटर में मुंबई पुलिस के 3 सबसे बहादुर अफसर शहीद हुए। हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे, विजय सालस्कर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और अशोक कामटे जो एडिशनल कमिश्नर थे। तीनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी, अपनी गाड़ियों में चढ़े और आतंकियों को रोकने निकले। लेकिन इस्माइल ने AK-47 उनकी गाड़ी पर फायर किया और तीनों ऑफिसर्स मौके पर गिर पड़े। इस्माइल और कसाब वहां से भागे और एक और टैक्सी हाईजैक कर ली। लेकिन पुलिस ने गिरगांव चौपाटी पर नाकाबंदी कर दी। यहाँ करीब आधे घंटे की गनफाइट चली। इस्माइल मारा गया और कसाब घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसकी राइफल छीनी और पहली बार किसी आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया। यही वो पल था जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी का दरवाजा खोल दिया। इधर बाकी 4 टीमों ने भी हमला शुरू कर दिया था। लियोपोल्ड कैफे में गोलीबारी हुई, कई फॉरेन नागरिक मारे गए। कैफे की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी हैं। ये हमले की खामोश गवाही देते हैं। ताज होटल जो मुंबई का गर्व था, वहां का मंजर सबसे डरावना था। 2 आतंकियों ने ग्रेनेड से विस्फोट किया, कई मंजिलों में आग लग गई और सैकड़ों लोग अंदर फंस गए। होटल के अंदर जो बंधक स्थिति बनी वो अगले 60 घंटे तक चली। ओबेरॉय होटल पर भी ऐसा ही हुआ। आतंकियों ने पहले रेस्तरां पर फायरिंग की, फिर लोगों को ऊपर के फ्लोर्स में ले जाकर बंधक बना लिया। नरीमन हाउस यहूदी परिवारों का धार्मिक केंद्र है। वहां आतंकियों ने पूरी इमारत कब्जे में ले ली। कई लोग छत से कूद गए, कई फंस गए। रात होते होते पूरा मुंबई युद्ध का मैदान बन गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस कमांडोज सब अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि आतंकवादी पूरी तरह ट्रेंड थे और हर जगह टैक्टिकल एडवांटेज में थे। इसी बीच दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG को एक्टिवेट किया गया। स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ब्लैक टॉर्नेडो तैयार हुई और NSG कमांडोज को एयरलिफ्ट करके मुंबई भेजा गया। लेकिन उनका विमान उस वक्त चंडीगढ़ में था। लॉजिस्टिक्स में देरी हुई। रात भर मुंबई 2 के लोग डर में थे और कमांडोज सुबह तक पहुंचे। जब NSG मुंबई पहुंची तो सबसे पहले 3 जगहों को टारगेट किया: ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस। NSG ने पूरे इलाके को कॉर्डन किया, थर्मल इमेजिंग की और नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया। कमरे दर कमरे कॉम्बिंग शुरू हुई। ताज होटल के अंदर स्मोक, आग और डार्कनेस सब कुछ था। कमांडोज को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हर कदम पर डर था कि किसी कमरे के पीछे आतंकवादी छिपा ना हो। कमांडोज धीरे धीरे आगे बढ़े और हर एक मंजिल से हॉस्टेजेस को निकालते गए। कई फ्लोर्स पर बॉडीज मिली, फॉरेन नागरिकों की, होटल स्टाफ की, सिक्योरिटी पर्सनल की। ताज होटल की आइकॉनिक डोम पर आग लग चुकी थी। वो दृश्य आज भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। NSG के ऑपरेशन में एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा: मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। उन्होंने अपनी टीम को पीछे रहने को कहा और खुद आतंकियों के सामने गए ताकि साथियों की जान बचाई जा सके। उनकी आखिरी आवाज रेडियो पर गूंजी थी: डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। और उसके कुछ मिनट बाद वो गोली से शहीद हो गए। ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन कुल 60 घंटे चला। 28 नवंबर तक ओबेरॉय होटल में आतंकियों का सफाया हो गया। 29 नवंबर को ताज से और नरीमन हाउस भी क्लियर कर दिए गए। आखिरकार मुंबई ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। मरने वालों में बच्चे, महिलाएं, पुलिस वाले, फॉरेन नागरिक सब शामिल थे। भारत पर यह अब तक का सबसे कोऑर्डिनेट और डेवास्टेटिंग टेररिस्ट अटैक था। अब जब धुआं छंट गया तब असली काम शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशन का। पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब से पूछताछ शुरू हुई। उसने बताया कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फरीदकोट गांव का रहने वाला है। उसने अपने ट्रेनिंग कैंप्स, इंस्ट्रक्टर्स और रूट्स का डिटेल बताया। उसके बयान से साफ हो गया कि ये कोई लोकल गैंग नहीं था, बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन था, जिसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा और ISI दोनों थे। साथ ही जो GPS डिवाइसेस, सैटेलाइट फोन्स और फेक IDs बरामद हुए, उनके डेटा से पाकिस्तान कनेक्शन कंफर्म हो गया। फोन रिकॉर्ड्स दिखा रहे थे कि आतंकियों के कॉल्स सीधे पाकिस्तान के कंट्रोल रूम से हो रहे थे। वो कॉल्स साजिद मीर, जरार शाह और जाकिर रहमान लखवी जैसे लोगों से लिंक्ड थे। उस कंट्रोल रूम से उन्हें लाइव अपडेट्स दिए जा रहे थे, कौन से कमरे में हॉस्टेजेस हैं, कहां सिक्योरिटी पहुंची है, कौन से विंडो से फायरिंग करनी है, यानी रिमोट कंट्रोल कार्नेज। इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्विस्ट आया डेविड हेडली और तहब्बुर राणा के अरेस्ट से।
अमेरिका में एफबीआई ने हेडली को 2009 में पकड़ा क्योंकि उसके पाकिस्तान और इंडिया के बीच सस्पिशियस ट्रैवल रिकॉर्ड्स पकड़े गए थे। उसके कंप्यूटर से मुंबई के सारे कोऑर्डिनेट्स, वीडियोस और फोटोज मिले, वही जिनकी मदद से टारगेट्स चुने गए थे। उसने कन्फेस किया कि उसने 2006 से 2008 तक कुल 9 बार भारत का दौरा किया। हर बार नई जगहों की फोटोज और वीडियोस लेकर पाकिस्तान भेजता था। उसके सर्वेलेंस डेटा को लश्कर का टेक एक्सपर्ट जरार शाह कंपाइल करता और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाकर अटैकर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। हेडली ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कुछ ऑफिशियल्स भी इस पूरे ऑपरेशन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उनका काम लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन और फंडिंग को इंश्योर करना था। जब FBI और इंडियन एजेंसीज ने जॉइंटली इन्वेस्टिगेशन की तो हेडली की कन्फेशन का डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की। उसमें साफ लिखा था कि हेडली इज द आइज एंड ईयर्स ऑफ लश्कर-ए-तैयबा। हेडली को बाद में अमेरिका की अदालत में ट्रायल किया गया। उसको 35 साल की सजा हुई, लेकिन तहफ्फुर राणा ने खुद को इनोसेंट बताया। उसका कहना था कि वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर था। फिर भी कोर्ट ने कहा कि उसकी कंपनी का इस्तेमाल एक टेररिस्ट ऑपरेशन के कवर के रूप में हुआ था। 26/11 सिर्फ मुंबई का अटैक नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए वार्निंग थी कि आतंकवाद अब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं मानता। उसने दिखा दिया कि एक आदमी अगर सही जगह और सही डिस्गाइज में हो तो कितनी तबाही मचा सकता है। भारत में इस हमले के बाद सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरी तरह बदल दी गई। कोस्टल सर्वेलेंस मजबूत हुई, NSG के रीजनल हब्स बनाए गए और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स सुधार दिए गए। लेकिन हर भारतीय के दिल में वो डर, वो गुस्सा और वो दर्द आज भी जिंदा है। और शायद सबसे बड़ी बात, मुंबई ने हार नहीं मानी। 60 घंटे की आग और खून के बाद भी ये शहर अगले दिन चला। ट्रेन्स चली, लोग ऑफिस गए और ताज होटल फिर से खड़ा हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक जज्बा था जो आतंक के सामने झुकना नहीं जानता। मुंबई पर हुआ वो हमला खत्म तो हुआ, लेकिन उसकी गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। 26 नवंबर 2008 की ये तारीख अब सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक सिंबल बन चुकी है।